हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही रहे होंगे नीट 2025 के लिए। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि संघर्ष बैच जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ कारणवश थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब लेक्चर नहीं आ रहा था, लेकिन अब लेक्चर आएगा आपका। उसका शेड्यूल मैं दे दूंगा, हफ्ते में 2 बार आपका लेक्चर आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सेल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर था, तो उस चैप्टर का आज हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ 5 लेक्चर 2 है आपका आज आपका। तो अभी तक हम बता दें, थोड़ा मोटा मोटा आपको रिवाइज करा दें कि अभी तक हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्या पढ़ा था। तो हम आपको बता दें कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने अभी तक पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब एक हमने थोड़ा सा बेसिक से सेल को पढ़ लिया था। उसमें सेल में हमने देख लिया था थोड़ा बहुत सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और सेल मतलब सेल वाल के बारे में हमने देख लिया था। उसके आउटर लेयर्स को ग्लाइकोपोलिस बोलते हैं, और वो दो टाइप का होता है, स्लाइम लेयर होता है और कैप्सूल होता है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देख लिया था। सेल थ्योरी पहले किसने दी? सिल्डन और स्वान ने, मतलब कैसे फॉर्मुलेट किया, कैसे रडोल्फ वर्शाउ ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ये सब हम देख लिए थे। तो आज हम बेसिकली जो पहुंच गए हैं वहाँ पे, मतलब सेल मेम्ब्रेन तक हो गया था, सेल इन्वेलप पे हो गया था। अब हमें बात करना है कि बैक्टीरिया किस टाइप के मतलब होते हैं। तो सेल वाल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो इन टाइप के बैक्टीरिया किस बेसिस पे होते हैं, वहाँ से हमें बात करना है। तो पहले हम तो बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर बता लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर है उसमें पूरा कंप्लीट आज हम जो बचा हुआ पार्ट सारा कंप्लीट करेंगे। तो उसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया आपका सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया आपका सेल वाल, ये टोटल 3 स्ट्रक्चर ये वाले हैं जो हमें बात करनी थी। तो ये आपका हो गया ये एग्जामिनर वाला, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल वाल, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोपैलिक्स। ग्लाइकोपैलिक्स, इन तीनों को कंप्लीटली मिला के हम बोलते हैं सेल इनवलप, सेल इनवलप बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आपका ये निकलता है, यहाँ पे होता है फ्लेजिला। ये कुछ इस तरीके से ये होता है आपका, इसको बोलते हैं फ्लेजिला। फिर इसके बाद यहाँ से आपके निकलते हैं फिम्ब्रियाई। यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है ट्यूब लाइक, उसको बोलते हैं पिलाई। ये हो गई आपकी पिलाई। और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे कुछ एक्सटेंशन होते थे, और इसको हम मीजोजोम बोलते हैं, जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन था। तो ये 3 टाइप के होते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, एक वेसिकल उसको बोलते हैं, और फिर ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ट्यूबुल, और ऐसे 2 टाइप फोल्ड हो जाता है 2-3 बार, इसको बोलते हैं लैमेली। ये हो गया। और यहाँ पे एक फोल्डिंग होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। ये भी इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है। क्या है? इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है, इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो हम इसको इस कलर से बना दे रहे हैं। ये हो गया क्रोमेटोफोर। और यहाँ पे आपके होते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है डीएनए। मान लीजिए कुछ ऐसा डीएनए है। यहाँ पे भी होता है डीएनए, जो कि अलग टाइप का होता है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे होता है राइबोसोम, हो गया आपका राइबोसोम, 200 यूनिट में होता है। यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी हो गए। ये सब टोटल 12 स्ट्रक्चर आपके हैं। तो हम बता दे रहे हैं, ये आपका हो गया फ्लेजिला, इसको बोलते हैं फ्लेजिला, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई, इसको बोलते हैं पिलाई, और ये होता है आपका मीजोसोम, मीजोसोम। ये होता है आपका क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, इसको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ये होता है आपका इंक्लूजन बॉडी,
न्यूक्लियन बॉडी हो गई, और इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो टोटल आपके 12 स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतने स्ट्रक्चर टोटल आपके प्रोकैरियोटिक सेल में हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें हमने ग्लाइकोकाइलिस के बारे में बात कर लिया था, सेल वॉल के बारे में बात कर लिया था। सेल वॉल पे हम पहुंचे थे। तो सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के बेसिस पे आपके पास दो टाइप के बैक्टीरिया, कितने टाइप के, दो टाइप के। उसमें क्या होता है कि एक क्रिश्चियन ग्राम करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ बैक्टीरिया को पेट्री प्लेट कॉलोनी पे लिया था, उसमें कुछ क्रिस्टल वायलेट डाल के उनको स्टेन किया था। तो कुछ बैक्टीरिया क्या है कि कलर को स्टेन कर गए थे, मतलब स्टेन हटाने के बाद वो कुछ ने स्टेन को लूज़ कर दिया था। तो जो स्टेन को गेन कर चुके थे उनको बोले थे ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन को लूज़ कर दिए थे उनको क्या बोले थे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, ये हो गया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो पहली बात तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं आपके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रिटेन करते हैं, रिटेन स्टेन, ये क्या कहते हैं, लूज स्टेन को ये लूज कर दिए थे। ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आपके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्पल याद इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जाम्पल। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आपके जो एग्जाम्पल हैं उसमें आपका ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के आपके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और इसमें जो आपका एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, एक है लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, फ्रैंकिया। ये तीन एग्जाम्पल आपके इसमें हैं ग्राम पॉजिटिव में। ये है लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम और फ्रैंकिया। ये तीन एग्जाम्पल इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो ये हो गया आपका सेल वॉल का, मतलब यहाँ तक आपका सेल वॉल कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब सेल मेम्ब्रेन पे। सेल वॉल में बेसिकली और कुछ बचा नहीं। सेल वॉल में हमने आपको ये भी बताया दिया था कि सेल वॉल एब्सेंट किनके पास होता है। तो सेल वॉल एब्सेंट आप लिख लीजिए, सेल वॉल एब्सेंट। तो आपका जो सेल वॉल है वो किसके एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। ये हम पिछली क्लास में बता चुके थे आपको, सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। सेल मेम्ब्रेन, अब हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं। आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है ये। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ले रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि आपको पता है कि ये लिपिड बाई लेयर का बना होता है। किसका, मेनली लिपिड का बना होता है। मेनली लिपिड का बना होता है। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते चल रहे हैं। मेनली लिपिड का बना होता है। इसमें क्या होता है, मेनली लिपिड में भी आपका क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का ये मेनली बना होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, सेपरेट इनर इन्वायरमेंट टू आउटर इन्वायरमेंट। इनर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट को अलग करता है। नेक्स्ट थिंग, अलाउ मूवमेंट ऑफ फूड। और सेल के इधर उधर का मतलब इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट भी अलाउ करता है। अलाउ मूवमेंट
ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आप लिख सकते हैं फूड और कुछ भी, टू इनसाइड एंड आउटसाइड। ये क्या करता है कि मूवमेंट को अलाउ करता है, मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ से फूड इंटर करना है या कुछ और सिक्रीशन करना है तो इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट अलाउ करता है। सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड का बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि ये कुछ इस तरीके का होता है। मान लीजिए ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, कुछ इस तरीके से बना होता है। इसके दो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। दो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। तो जो ये हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हेड जो होता है आपका, हेड हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। टेल हाइड्रोफोबिक होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है। और इसका जो मतलब बेस्ट मॉडल जो दिया गया था, वो बेस्ट मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट मॉडल गिवन बाय, बेस्ट मॉडल इसके द्वारा गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, आ सकता है। बेस्ट मॉडल मतलब सेल मेम्ब्रेन का सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। मेनली मतलब जो इसमें मेन बात क्या करना है, मेनली लिपिड का होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, सेपरेट करता है इनर एनवायरनमेंट को। अभी हम बेसिक पढ़े हैं, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन में कैसे फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है, प्रोटीन का होता है कि लिपिड का। तो यहाँ पे लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, ना कि प्रोटीन का। ठीक, तो ये सब हो गया। अब हम इसके बारे में मोटी मोटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं फ्लैजेला के बारे में। आ जाते हैं फ्लैजेला पर। फ्लैजेला बेसिकली क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी, इसको क्या चाहिए, नीड एक्वस इन्वायरमेंट, नीड एक्वस इन्वायरमेंट। इसको एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए जो क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। फ्लैजेला जो है आपका एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि मतलब जहाँ पे नमी रहेगी या मतलब एक्वस टाइप का रहेगा वहीं पे फ्लैजेला रहेगा, उसी सेल में। फ्लैजेला हमेशा सिंगल सेल में होता है, किसमें, ऑलवेज फाउंड इन सिंगल सेल, ऑलवेज फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमेशा पाया जाता है फ्लैजेला। और इसको क्या चाहिए, एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए, मोटिलिटी में हेल्प करता है। फ्लैजेला में बेसिकली थ्री पार्ट होते हैं। फ्लैजेला में थ्री पार्ट्स, हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला की बात कर रहे हैं तो थ्री पार्ट्स होते हैं। इसमें होता है आपका होता है बेसल बॉडी, एक होता है आपका हुक, एक होता है आपका फिलामेंट। इसमें जो आपका ये है जो आपका इसका फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट है। ये फिलामेंट है, ये आपका हुक है और इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। तो ये आपका बेसल बॉडी है, इसको आप हुक बोलते हैं, और ये आपका है जो फिलामेंट है। ठीक, ये आपका फिलामेंट है, ये आपका फिलामेंट है, इसको हुक बोलते हैं, और ये आपका बेसल बॉडी है, ये आपका बेसल बॉडी। ये तीन पार्ट हो गए फ्लैजेला में। फ्लैजेला का मेन मोटिव क्या है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। हमेशा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑलवेज नहीं, मोस्टली सिंगल सेल, ऑलवेज बोलेंगे ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल में। ठीक, नीड एक्वस इन्वायरमेंट चाहिए। थ्री पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। और जो फ्लैजेला है वो किसका बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का, मेडअप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेला एब्सेंट किस में होता है, फ्लैजेला जो है आपका एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में आपका एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, और कोकस में एब्सेंट होता है।
तो फ्लेजिला एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, कोकस में, इन तीनों में आपका फ्लेजिला एब्सेंट होता है। तो ये रहा फ्लेजिला का बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेपरेट में बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला में क्या डिफरेंस है। ये हम बात कर ले रहे हैं यूकैरियोटिक फ्लेजिला, इधर ही हम बात कर लेंगे, इसमें उधर लिखेगा नहीं। अब हम डिफरेंस कर लेंगे यूकैरियोटिक फ्लेजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला में क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक फ्लेजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी हम बात कर लेंगे। जैसा कि बताया यूकैरियोटिक फ्लेजिला में आपके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स। पहले हम स्ट्रक्चर बता देते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए आपका यूकैरियोट, ये यूकैरियोट है। यहाँ पे इसी के अंदर होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो यूकैरियोटिक फ्लेजिला है वो आपका क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड। ये आपका प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका और ये हो गया। ये जो होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला, यूकैरियोटिक फ्लेजिला। यूकैरियोटिक फ्लेजिला जो है इसमें जो फिलामेंट है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। पहली बात तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका वेसल बॉडी, वेसल बॉडी, एक होता है आपका फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आपको बता दिया मैंने 3 पार्ट्स, वेसल बॉडी, हुक्स और फिलामेंट। जैसा कि बता दिया कि ये फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लेजिलिन प्रोटीन मेड अप ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन, और ये बना होता है मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता इसका फिलामेंट, इसका फिलामेंट मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ये बेसिक से मतलब डिफरेंस है जो कि फ्लेजिला में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये आपके बेसिक से डिफरेंट है, और वैसे बेसिक से डिफरेंस इसमें यही है टोटल। फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लेजिला है, ये प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला। ये हो गया आपका फ्लेजिला के बारे में। अब हम बात करते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सरफेस स्ट्रक्चर में आता है फ्लेजिला, फिम्ब्रेई, पिलाई, ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर में होता है। तो अब हम फिम्ब्रेई और पिलाई की बात करेंगे। इधर हम बात कर ले रहे हैं पिलाई की, इधर हम बात कर ले रहे हैं फिम्ब्रेई। इधर हम बात कर ले रहे हैं पिलाई की, इधर बात कर ले रहे हैं फिम्ब्रेई की। तो पिलाई आपका क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूमरस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर न्यूमरस होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कैसा होता है? ब्रिसल शेप होता है, ब्रिसल शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये ब्रिसल शेप स्ट्रक्चर, जैसा आपने ब्रश देखा होगा, ब्रश जो ब्रश करते हैं उससे, तो ये ब्रिसल शेप स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पिलाई में क्या होता है? ये लेस इन नंबर होता है, लेस इन नंबर, ये मोर इन नंबर होता है, मोर इन नंबर। ये क्या करता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, आप बता सकते हैं।
हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट इन रॉक और सबस्ट्रेटम। यस, तो अगर पिलाई है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, एफ प्लाज्मिड एक होता है, अभी हम आपको प्लाज्मिड बताएंगे। एफ प्लाज्मिड अगर एफ प्लाज्मिड है तो वो रोल क्या देता है, बनाएगा, क्या बनाएगा, पिलाई बनाएगा। और पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये ज़्यादा होते हैं नंबर में फीमेल, पिलाई लेस होते हैं नंबर में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ब्रेशियल लाइक शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट इन रॉक एंड सबस्ट्रेटम में हेल्प करते हैं। बोथ मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, बोथ आर नॉट हेल्पिंग मोटिलिटी, ये आप नोट करके लिख लीजिए, बोथ आर नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, बोथ आर नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, ये दोनों हेल्प नहीं करते मोटिलिटी में, ये दोनों हेल्प नहीं करते। केवल मोटिलिटी में क्या हेल्प करता है, आपका फ्लैजेला हेल्प करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पिलाई और फीमेल। अब हम बात करते हैं मीजोजोम पर। बात करते हैं आपके मीजोजोम के बारे में। पहली बात तो मीजोजोम क्या, ऐसा देखिए, पहली बात मीजोजोम की ज़रूरत क्या पड़ी है, इसका इनर इनफोल्डिंग होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ा कि इसको इनर तरफ फोल्ड होना पड़ा। तो देखिए प्रोकैरियोट में कोई ऑर्गेनल नहीं है, तो उन ऑर्गेनल की मतलब इसके और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसने अपने इनर साइड में फोल्ड कर लिया ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। किस लिए किया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। अभी इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन करा सकता है, सेल डिवीज़न में हेल्प कर सकता है, और ये आपके इसमें सरफेस एरिया तो इस पर एंजाइम प्रेजेंस हो सकते हैं जो कि इसमें हेल्प कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में, एक्सक्रीशन में, सब कुछ में मीजोजोम हेल्प करता है। तो मीजोजोम ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, जैसे मीजोजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर। अब इसमें ऑप्शन देके आ जाएगा एनालॉगस, होमोलॉगस, तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प काम करता है वही मीजोजोम का करता है। तो जब किसी का फंक्शन सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, एनालॉगस। क्या बोलते हैं, एनालॉगस। और किसी का ओरिजिन सेम हो तो क्या बोलते हैं, होमोलॉगस। तो अगर ऐसे आ जाए, और फिर जैसे होमोलॉगस का एग्जांपल क्या है, जैसे थैलाकॉइड और थैलाकॉइड नहीं, अगर यहाँ पे होमोलॉगस का एग्जांपल मान लीजिए, एनालॉगस का और का एग्जांपल बताए, होमोलॉगस का भी हम बता रहे हैं। एनालॉगस का जैसे कि थैलाकॉइड हो गया, क्रोमेटोफोर और थैलाकॉइड दोनों का क्या फंक्शन सेम है। थैलाकॉइड जो किसमें होता है, उसमें होता है, किसमें होता है आपका थैलाकॉइड, किसमें होता है बताए, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो उसमें भी पिगमेंट अटैच होते हैं, क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यहाँ क्रोमेटोफोर में भी पिगमेंट अटैच होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मीजोजोम की। तो मीजोजोम को क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज कोई मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं था, और मीजोजोम ये क्या होता है, किससे बनता है, सेल मेम्ब्रेन सो इनफोल्डिंग टू फॉर्म टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सेल मेम्ब्रेन सो इनफोल्डिंग टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सेल मेम्ब्रेन ने क्या इनफोल्डिंग कर दिया ताकि उसके सरफेस एरिया बढ़ सके उसका। तो मीजोजोम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम्स का हम आ जाते हैं वर्क, बात करते हैं क्या क्या वर्क है। तो इसके बहुत सारे रोल हैं, रोल की बात करते हैं। पहला किसमें एंजाइम अटैच होते हैं, फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं। क्या करता है, इनफोल्डिंग सरफेस एरिया के, इनफोल्डिंग होकर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जिससे कि सिक्रीशन हो सके, डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, सेल डिवीजन हो सकते। तो इसका हम रोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या करता है, हेल्प रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच होते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन या आप एक्सक्रीशन बोल सकते हैं।
सिक्रीशन बोल सकते हैं आप, एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। इसके बाद सेल डिवीजन भी यही करता है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं पिगमेंट में, इसलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कुछ और फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सिक्रीशन एक्सक्रीशन करता है। सिक्रीशन किस तरह करेगा, मान लीजिए कोई यहाँ पे फूड बन के आ गया, अब इसके अंदर ये इनफोल्डिंग्स होकर के गुलेट कर देगा, उसके बाद बाहर फेंक देगा, तो ये सिक्रीशन भी प्रिपेयर करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सेल डिवीजन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और क्या करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर ETC। और आप देख लीजिए, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, इस तरीके के मतलब इसका फंक्शंस होता है जो मेसोसोम का मेन फंक्शन है। ये किस लिए बनता है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, मेसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर, यहाँ पे से लिखा रहेगा मेसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर, ये सब क्या है, एनालॉगस है, एनालॉगस ऐसे आ जाएगा। थैलेकॉइड एंड क्रोमेटोफोर आर, ये भी क्या है, एनालॉगस है। एक मिनट देख लें कि तो नहीं रहा है। वही देख रहा था कितने टाइम का हो गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो गए मेसोसोम्स में, ये हो गया सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब आपके हो जाते हैं। इसमें लिपिड्स में मेम्ब्रेन जो है आपका यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच होते हैं इसमें, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, मेसोसोम हो गया। अब हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर में। इसका एक और कोई फंक्शन है, ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, एक्सक्रीशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, और रेस्पिरेशन भी करता है। हाँ, एक फंक्शन और है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे रेस्पिरेशन में लिख रहा हूँ, मार्कर नहीं चल रहा। तो ये हो गया आपका मेसोसोम। हम बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। अभी आपके पास क्रोमेटोफोर, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिक, इंक्लूजन बॉडी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मतलब मार्कर का इशू आ रहा है, और फिर थोड़ा सा मार्कर लें, इंक भी हम डाल देंगे इसका, लेके आए तो, और मार्कर में एक ही मार्कर से लिया तो कलर भी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ तक। और हमारे पास प्रोकैरियोट में 5 टॉपिक और बचे हैं। क्रोमेटोफोर बचा है, राइबोसोम बचा है, न्यूक्लियोइड बचा है, प्लाज्मिक, इंक्लूजन बॉडी। ये 15-15 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट हैं, कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम कल यूकैरियोटिक, मतलब जो अगला लेक्चर होगा उसमें यूकैरियोटिक सॉल्व करेंगे। और अगर बोलिएगा कहिए तो ये चलता रहेगा आपका। हम इससे बीच में एक मोल कॉन्सेप्ट का सोचते हैं, वन शॉट पूरा कंप्लीट दे दें, मतलब 35 से 40 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दें, जिस कॉन्सेप्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं उनको, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे विजिट किए हैं अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो क्लास 11 के लिए स्पेशली, पूरा बैच मतलब फ्री रहेगा एकदम, संघर्ष बैच सभी के लिए फ्री है, लेकिन आप क्लास 11-12 में तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस देख के, मतलब अगर आपको समझ में आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।